जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक रावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत अकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, वैक्सीन सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था साइंस के क्वेश्चन को लेकर, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आज के आप हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जल युक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात वह गुलाबी हो जाता है। इस परीक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जा सकती है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही कि इसने लिखा क्या है। इसने लिखा है मेरे भाई कि जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है ना, जो इसका फॉर्मूला क्या है पहले तो आप ये जान लो, है ना। ये तो इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है। ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट, सीधा सीधा कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। अब उसने आगे लिखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा, तो इस रवा को ध्यान से समझो। इस रवा को यदि आपने समझ लिया तो आप आंसर समझ जाओगे, क्योंकि इस रवा में ही तो आंसर छुपा है। कैसे? अब रवा देखो, आपने चाय पत्ती ली होगी, चाय पत्ती का जो एक दाना होता है ना, या फिर शक्कर का जो एक दाना होता है, उसको रवा बोला जाता है ना। एक क्रिस्टल को क्या बोला जाता है? रवा बोला जाता है। या फिर आपकी चाय पत्ती का दाना है और ये आपकी शक्कर का दाना है ना। चाय पत्ती काली होती है तो काली ले लो अपन, है ना। ये है, तो आपको मालूम है कि ये ठोस हैं। कैसे हैं? ठोस हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का यदि रवा है तो ये भी एक ठोस है। अब इस ठोस को जलयुक्त बीकर में रखा गया तो हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद इसका रंग बदल गया, और रंग बदल के क्या हो गया? गुलाबी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ऑप्शन देख लेते पहले क्या है। ठोस के कणों पर दबाव देने से वे आसानी से टूट जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है। अच्छा, तीसरा है आपका ठोस के कण कसकर बंधे होते हैं तथा दृढ़ होते हैं। बंधे होते हैं, दृढ़ भी होते हैं, आगे देख लेंगे, लेकिन अभी पता नहीं ना अपने को कौन सा आंसर है। डी नंबर है आपका कि द्रव के कण ढीले बंधे होते हैं तथा वे प्रवाहित हो सकते हैं। द्रव, इसने इधर पर जल की बात कर दी, इधर तीनों में किसकी बात की है? ठोस की बात की है। तो अपन देख लेते हैं, यदि तीनों को देखें, ठोस को देखें, है ना, और द्रव को देखें और गैस को देखें, तो इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है ना। ठोस का मैं मॉलिक्यूल बनाता हूँ। मान लिया मैंने कि ये ठोस के मॉलिक्यूल हैं। किसके मॉलिक्यूल हैं? ठोस के हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 6 ही बनाएंगे। अब इधर पर मैं द्रव के मॉलिक्यूल बना देता हूँ। ये मैंने द्रव के मॉलिक्यूल बना दिए, ये बना दिए, ये रहे, ठीक है। और इधर पर मैं बना देता हूँ किसके मॉलिक्यूल? गैस के। ये रहे आपके गैस के मॉलिक्यूल, 1 2 और 3, 1 2 और 3, है ना। इसमें एक लाइन खींच दो ताकि आप आसानी से समझ सको। अब देखो, मैंने जब ठोस के मॉलिक्यूल बनाए तो आप डायग्राम को देखना ध्यान से। इस ठोस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है एक अट्रैक्शन फोर्स। क्या लगता है? आकर्षण बल। तभी तो ये बंधे होते हैं, इसी आकर्षण बल के कारण ये अणु बंधे होते हैं। आकर्षण बल। अब यह आकर्षण बल किन के बीच लगा? अणुओं के बीच लगा। ये दो क्या है आपके? अणु। तो इन अणुओं के बीच लगा आकर्षण बल। इसीलिए इस आकर्षण बल को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल। कि किस किस के बीच लगा? अणुओं के अंदर लगा, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? इसको नया नाम अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है। अच्छी बात है, क्योंकि ये अणुओं के बीच लगा है। तो देखो, जितना अधिक आकर्षण बल लगेगा, अंतर आणविक आकर्षण बल, मॉलिक्यूल उतने ही अधिक कसकर बंधे होंगे। सीधी सीधी बात है। जितना कम हो गया है ना मॉलिक्यूल, उतने ही अधिक कसकर बंधे होंगे। तो ठोस में यह आकर्षण बल होता है सबसे अधिक। यदि इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी तो आकर्षण बल उतना ही अधिक है। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आप एक बड़ी सरिया लेना है ना, बांस की लंबी वाली, लंबी, उसको आप ये गन्ने को ले लो। आप गन्ने को ले लिया आपने, आप गन्ने को क्या लेते? बीच से तोड़ देते हो, है ना, क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो आपको फोर्स अधिक लग गया, है ना। अब वही टूटा हुआ गन्ना, एक छोटा सा गन्ना ना, उसको तोड़ना नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि क्या है? दूरी कम है। अब दूरी कम है तो फोर्स उसमें अधिक है, इसलिए इसमें दूरी कम है तो फोर्स अधिक। और वो कौन सा फोर्स अधिक है? अंतर आणविक आकर्षण बल, है ना। दूरी जितनी कम रहेगी अणुओं के बीच, उतना अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल होगा। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होगा अंतर आणविक आकर्षण बल। द्रव में ठोस से कम होगा, लेकिन किससे ज़्यादा होगा? गैस से ज़्यादा होगा। गैस में क्या होगा? द्रव और ठोस दोनों से ही कम होगा। क्या कम होगा? अंतर आणविक आकर्षण बल कम होगा।
है ना, लेकिन पदार्थ के अणुओं में अंतर आणविक आकर्षण बल होता ही है और पदार्थ के अणुओं के बीच खाली स्थान होता है। यदि खाली स्थान नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, और ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि उसके मॉलिक्यूल के बीच खाली स्थान ना हो। तो इसमें होता है खाली स्थान। खाली स्थान होने की वजह से हो जाती हैं आपकी क्या रिएक्शन, इसमें प्रभाव दर्शा देते हैं दूसरे पदार्थ जिससे आप इसकी रिएक्शन करवाते हो। तो आपने जब इस पोटेशियम परमैंगनेट को जल में डाला तो आपको मालूम है ठोस है, लेकिन इसके बीच खाली स्थान तो इसके अणुओं में है ना, तो डालोगे तो रिएक्शन होगी। तो उस खाली स्थान की उपस्थिति के कारण जब आपने उसको जल में डाला तो वो गुलाबी रंग का पड़ गया। अब देखो यदि आपके बीच है कुछ ऐसा कि खाली स्थान है ऑप्शन में, तो आपका वो आंसर हो जाएगा। देखो बी नंबर पे लिखा हुआ है कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है, अंतराल मतलब गैप होता है, उस गैप के कारण रिएक्शन हो जाती है और वो कैसे रंग का पड़ जाता है, गुलाबी रंग का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इधर पर कौन, बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्ट है जिसको ताप अच्छा लगता है, ताप सुग्राही है ना, ताप पसंद करने वाला। और ये ऑप्शन क्या है आपके, मेल एमीन, वल्कनित रबड़, तीसरा पीवीसी, चौथा आपका बेकेलाइट। पहले तो मैं आपको बता दूं चारों के चारों ऑप्शन क्या है आपके, चारों के चारों हैं आपके बहुलक पॉलीमर, चारों के चारों हैं आपके बहुलक है ना, ये रही। अब ताप के आधार पर इन बहुलक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ताप के आधार पर इन दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक हो गया आपका ताप सुघट्ट जिसको ताप पसंद है ना, और एक हो गया आपका ताप दृढ़ है ना। अब ताप सुघट्ट क्या है और ताप दृढ़ क्या है, दोनों को समझना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, पॉलीथीन मैंने आपको दी है ना, आप पॉलीथीन को थोड़ा सा टेम्परेचर दे दीजिए, आप पॉलीथीन को आगे के पास लेके जाइए, जब आप उसको आगे के पास लेके जाते हो तो वो पिघल जाती है ना। अब जब वो पॉलीथीन पिघल गई है तो उस पिघली हुई पॉलीथीन को आप ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ पर थोड़ी ठंडक है ना, शीतलन जगह पर लेके जाइए, तो आप देखोगे कि तो वो तुरंत कठोर हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर वो पिघल भी गई और ऐसे टेम्परेचर पर ले गए जहाँ पर ताप बिल्कुल थोड़ा सा कम है तो वो ठोस भी हो गई है ना। तो आप उसका यूज़ तो कर लेते हो, यदि आपने एक बार उसको ताप दिया तो पिघल गए, दूसरी बार कम ताप पर लेके गए तो वो ठोस हो गई है ना। ताप बदलने से उसका यूज आप कर लेते हो, एक बात तो है ना। अब मैं आपको दूसरा देता हूँ यूरिया है ना। यूरिया को आप इतना ताप देते हो, इतना ताप देते हो, इतना ताप देते हो कि एक बार यूज आने के बाद वो दोबारा उपयोग में नहीं आते आपके। तो ताप सुघट्ट वो कहलाते हैं जो कम टेम्परेचर पे ही पिघल जाते हैं और शीतलन जगह पे ले जाने पर ये कैसे हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। आपका एग्जाम्पल के आधार पर पॉलीथीन है ना, वो आपका ताप सुघट्ट हो जाएगा। पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, और इसका एग्जाम्पल है आपका यूरिया जो आप खेत में डालते हो है ना। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है पीवीसी जो बहुत फेमस है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में है ना। तो अब आप बता दोगे इसमें से कौन सा ताप सुघट्ट है। ये तीनों के तीनों क्या है आपके, ए बी और डी ताप दृढ़ है। पीवीसी क्या है आपका, ताप सुघट्ट है ना, और ताप सुघट्ट ही तो पूछा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, एक दंड चुंबक दो भागों में या दो बराबर भागों में काटा जाता है तो यह कैसा व्यवहार करती है ना। मैं एक चुंबक बना देता हूँ आपके सामने, ये मैंने चुंबक बना दी, ये रही आपकी। इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल। ठीक है, आप एक चुंबक लीजिए, सभी लोग चुंबक का उपयोग करते हैं। तो जब आपने चुंबक ली तो उसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, और उस चुंबक के पास आप किसी भी वस्तु को लाते हो तो वो उस वस्तु को अट्रैक्ट करते हैं, चुंबक अपने क्षेत्र की ओर खींचती है उस अट्रैक्शन के कारण। मैं आपसे कहता हूँ कि इस चुंबक को आप बीच से तोड़ दीजिए, बीच से तोड़ दिया आपने, अब जहाँ से तोड़ा है आपने वापस से वैसे ही जोड़िए जैसे आपने तोड़ा है, लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं, देखना एग्जाम्पल करके नहीं जुड़ सकती, क्योंकि जब आपने चुंबक तो तोड़ दिया, बराबर भागों में बांट दिया, तो वो एक नई चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा। टूटी हुई चुंबक आपकी नई चुंबक की भांति कार्य करेगा, तो उसमें नए पोल जनरेट हो जाएंगे। अब जो एक बार देखो मैंने इसको जोड़ी हुई एक चुंबक इसको तोड़ दिया, तो इसमें अलग से नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाएंगे, इसमें अलग से नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाएंगे है ना। अब वो सेम पोल जब आमने सामने होते हैं तो फिर
प्रतिकर्षण होता है। अपोजिट पोल जब एक दूसरे के सामने सामने होते हैं तो फिर उसमें अट्रैक्शन हो जाता है। जब आप तोड़ देते हो तो सेम पोल आमने सामने आ जाते हैं और उनके बीच होता है प्रतिकर्षण, जिसके कारण वह टूटी हुई चुंबक आपस में पुनः वापस अपनी मूल स्थिति में नहीं जुड़ पाती है। वैसे कार्य होता है। जब आप चुंबक को तोड़ देते हो तो एक नई चुंबक की भांति कार्य करती है। फिर तो पहला ऑप्शन क्या है, एक उत्तरी भाग या एक भाग उत्तरी ध्रुव हो जाता है और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं, मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि दोनों में नए पोल बन जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका दोनों भागों का चुंबकत्व तो चला जाता है। ऐसा भी नहीं होता कि आप चुंबक को तोड़ दो फिर वो चुंबक, टूटी हुई चुंबक किसी पदार्थ को अट्रैक्ट ना करे, आकर्षित नहीं करे, करता है। तो दोनों ऑप्शन तो ये आपके गलत ही हो गए। अब तीसरा है दोनों भाग की ध्रुव सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप उसको तोड़ दो तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, एक कम अट्रैक्ट करेगा, इसमें सामर्थ्य है, वही बोला। और चौथा ऑप्शन है आपका प्रत्येक भाग एक नया चुंबक बन जाता है, जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक भाग जब टूट जाता है तो नई चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, सौर सेल इसके बने होते हैं। एक बार ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा क्या है। उसने क्वेश्चन में पूछा है सौर सेल, है ना। अब सौर सेल जैसा लिखा रहता है या सौर शब्द जैसे आप सुनते हो आपको तुरंत दिमाग में आता है, वो पैनल की बात करता है जो ऊपर छत लगी होती है सौर में, है ना। उसने सौर सेल पूछा है आपको, वो पैनल नहीं पूछा है, वो छत के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो सेल किसके बने होते हैं तो मैं बता दूं, इसके सेल बने होते हैं सीधी सीधी बात अर्धचालक के, है ना। और वो पैनल बना होता है चालक का। अब अर्धचालक के क्यों बने होते हैं, क्योंकि अर्धचालक तो एक तो आपका सस्ता है ना, और अधिक उपयोगी है। और उपयोगी कैसे है, ये आपका अर्धचालक, ये सौर सेल को मैं ले लेता हूँ, ये रहा आपका सौर सेल, है ना। अब सौर सेल में होता क्या है कि एक होते हैं आपके होल और एक होते हैं आपके क्या, इलेक्ट्रॉन। इसमें होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये रहे होल, और होल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना, और एक होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना। तो जितने भी होल हैं, होल के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की उपस्थिति के होने के कारण यह अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और यह इलेक्ट्रॉन है जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और मैंने इसको एक तार के द्वारा जोड़ दिया, है ना। अब जोड़ने से होगा क्या कि जो ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अब इस तरफ आ गए ना आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, इस तरफ ये रही, तो अभी इस तरफ को जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये रही आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन की दिशा। अब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है आपका क्या, चार्ज, आवेश, है ना। और आवेश जब चलता है तो उत्पन्न होती है आपकी क्या, करंट। यदि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहे हैं तो आपका जो धारा है, आपका जो करंट है, जिसको I से प्रदर्शित किया जाता है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो धारा आपकी इस तरफ जाएगी, है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाते हैं तो क्या उसी दिशा में धारा का प्रवाह होता है, नहीं होता है। या फिर ऐसा पूछा जाता है कि धारा प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो ऑप्शन में मिलेगा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा, ठीक है ना। तो इधर पर आपका आंसर क्या होगा, अर्धचालक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। आप जब कोई लंबा वर्कआउट करते हो, है ना, आप जिम जाते हो, अच्छी बेहतरीन 1.5-2 घंटा दबा के जिम की, है ना, या फिर आपने अच्छा काम कर रहे हो जिसमें आपको थकान हो गई, तो उसने पूछा है कि कौन सी प्रकार की गतिविधि या लंबी गतिविधि के द्वारा कौन सी पेशी जल्दी थक जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो रेखित पेशी होती है जिसमें धारीदार स्ट्रक्चर होती है तो उसको धारीदार पेशी भी नाम दिया जाता है। रेखित पेशी में एक धारीदार स्ट्रक्चर होती है, आप देख लेना गूगल पे सर्च करके रेखित पेशी डालना, आपको मिल जाएगा, है ना। एक धारीदार वेंड रहता है उसको बोला जाता है धारीदार पेशी, और जो उसमें धारीदार नहीं होता है उसको बोला जाता है धारी रहित। अब धारीदार पेशी में जो ATP होती है आपकी, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी किस रूप में होती है, ATP के रूप में, तो उस धारीदार पेशी में जो ATP होती है वो सबसे जल्दी खर्च होती है। अब जब आपकी एनर्जी सबसे जल्दी खर्च हो गई, है ना, और किसकी खर्च हुई, धारीदार पेशी की, तो वह जल्दी थक जाएगी। सीधा सीधा आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, धारीदार पेशी जल्दी थक जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है।
कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा? कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा एग्जाम्पल है? ठीक है, देख लेते हैं। यदि मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूं तो क्या है, क्या समझते हो इसको आप? जैसे इसको देखते हो, अच्छा मैंने इस पर हाथ रखा, ठीक है, ये भी एक वस्तु है आपका डिजिटल बोर्ड, मेरा हाथ भी एक वस्तु है। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच बल कहाँ पर लग रहा है? बल कहाँ पर रखना लग रहा है? दोनों वस्तुओं के बीच संपर्क वाले स्थान पर लग रहा है ना। ये मेरा संपर्क वाला, ए संपर्क स्थान हो गया मेरा, और इसका ए वाला संपर्क स्थान हो गया। तो संपर्क वाले स्थान पर लग रहा है। जब दो वस्तुओं के बीच संपर्क वाले स्थान पर जब कोई बल लगता है तो उसको बोला जाता है संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसी को बोला जाता है घर्षण बल। इसी को क्या बोला जाता है? घर्षण बल। जब आप चलते हो तो जमीन की ऊपरी सतह तथा आपके पैर के तलवे के संपर्क वाले स्थान पर बल लगता है ना, उसको बोला जाता है संपर्क बल, और इसी बल को बोला जाता है घर्षण बल। क्योंकि घर्षण बल का दूसरा नाम ही तो होता है संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स इसे ही कहते हैं, है ना। तो आपका एग्जाम्पल में संपर्क बल है या घर्षण बल है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ये रहा घर्षी बल, है ना। आपका 7वां क्वेश्चन क्या है? समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं कहलाते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा। मैं क्या बोलता मेरे भाई, आपको ए वर्ड दिख गया ना, आप पूरा आंसर कर दोगे, आगे मेरे को कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कैसे वो देखो, क्योंकि आपको मालूम ये होना चाहिए कि जितने भी जीवित पदार्थ या वस्तुएं हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है जिससे मिलकर वो बने होते हैं, और वही उसकी बॉडी के लिए कार्य करते हैं और वही उसकी बॉडी को बनाती है। तो जितने भी जीव हैं उनकी बेसिक यूनिट होती है मेरे भाई सेल, कोशिका। कोशिका से मिलकर वो बने होते हैं। ये रही आपकी सेल, कोशिका, है ना। अब बहुत सारी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं, मैंने माना कि ये मेरी उंगली एक कोशिका है, माना मैंने, है ना। ये एक कोशिका नहीं, क्योंकि कोशिका को आप देख नहीं सकते नॉर्मल आँख से। एक कोशिका है, दूसरी कोशिका है, तीसरी, चौथी, पांचवी, और पांचों को मैंने मिला दिया तो कोशिकाओं को क्या बन गया? बंच बन गया, ग्रुप ऑफ सेल हो गया। और ग्रुप ऑफ सेल को नाम क्या दिया जाता है? तो ग्रुप ऑफ सेल कहलाता है आपका टिश्यू। क्या कहलाता है आपका? ऊतक। कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाया मेरे भाई? कोशिका ने मिलकर क्या बना दिया? ऊतक बना दिया, है ना। अब मैंने ऊतकों का आपस में ग्रुप बनाना है तो मैंने ऊतकों को मिला दिया, तो ऊतकों के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? अंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑर्गन, अंग बोला जाएगा इसको, है ना। और ये अंग मिल गए, हाथ मेरा अंग है, ये भी हाथ मेरा अंग है, मुंह भी, आंख भी, नाक भी, कान भी, सब मेरे अंग है। अंग मिल जाएंगे, अंग मिल जाएंगे तो बनेगा आपका अंग तंत्र। क्या बनेगा? अंग तंत्र। ऑर्गन मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम, है ना। क्या बनेगा? अंग तंत्र, है ना। और अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं आपकी बॉडी। बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? आपका शरीर, ठीक है। टिश्यू की बात करें तो टिश्यू क्या है? तो टिश्यू को आपने लिखना है, ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल ही आपका टिश्यू कहलाता है। लेकिन मैं बात करूं कि अंग क्या है, तो अंग को लिखना है आपने ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऊतकों का समूह। ग्रुप, अरे तेरी ग्रुप की, ऑफ टिश्यू। और ये अंग तंत्र क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन कहलाएगा, है ना। तो आगे लिख लेना आप, ये अंग तंत्र क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। और बॉडी क्या कहलाएगा आपका? ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो बन जाएगा आपका पूरी बॉडी। अब इसने पूछा है कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल पूछा है, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। ऑप्शन में हो तो लगा देना, अंग, अंग प्रणाली, ऊतक, इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपका ऊतक। चूंकि अंग प्रणाली आपका अंग तंत्र ही है, इसको तंत्र को आप प्रणाली भी बोल सकते हो। अगला क्या है आपका? जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, सही कथन को चुनिए।
देखो जब आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को गर्म करते हो, उसमें टेम्परेचर देते हो, तो उसमें जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उसके घटकों में चेंज आता है। क्योंकि आप जब आपने मोम को गर्म किया, कि दोबारा से आप उस सेम मोम बना सकते हो उसके दोबारा जिसको गर्म किया है? नहीं बना सकते ना। तो उसमें चेंज हुआ है, जो क्या है आपका केमिकल परिवर्तन। आप लोहे को पीटते हो, है ना, दोबारा से आप उसी को दूसरा शेप दे सकते हो जो आप चाहो, तो वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन। वापस से पुनः स्थिति में प्राप्त कर लो, भौतिक परिवर्तन। वापस से पुनः स्थिति में प्राप्त न कर पाओ, रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो ये मोम है, पहले तो आप समझ लो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है ना। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ठोस मोम द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। मैं मानता हूँ रासायनिक परिवर्तन है, तो इसको अभी अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जल वाष्प उत्पादित होती है मोम के जलने से या गर्म करने से, जो कि देखो भौतिक परिवर्तन है, तो इस ऑप्शन को कट ही कर दो, बात ही नहीं करनी इसके बारे में, है ना। अब तीसरा ऑप्शन है, इसमें भी भौतिक परिवर्तन दिख गया, तो मेरे को भी इसके बारे में बात नहीं करनी अब, है ना। अब बात करनी है किसके बारे में, ए और डी के बारे में, क्योंकि दोनों में रासायनिक परिवर्तन है ना। ठोस मोम द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या? फ्लो करता है। जब मोम को आप गर्म करते हो तो फिर वो चलने लगता है, जैसे पानी बहता है वैसे बहता है क्या? नहीं बहता है, तो द्रव्य में परिवर्तित नहीं होता। जब आप उस मोम को गर्म करते हो तो काजल का निर्माण होता है, जिसको आप कज्जल बोलते हो, कज्जल का निर्माण होता है। और चूंकि यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 क्या है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है, अच्छी बात है, एवं यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होता है तो किरण का आपतन कोण होता है। समझते हैं? आप खुद आंसर करना इसका, है ना, मेरे को नहीं मालूम, आपको खुद बताना है। चलो मैंने ये बना लिया एक परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है आपका परावर्तक पृष्ठ, इस पर मैंने कर दिया पॉलिश, तो तभी है ना किरण परावर्तित होगी। पॉलिश नहीं करोगे तो आर पार चली जाएगी। ये है आपका परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अरे पृष्ठ बन जाओ, है ना। और इसके ऊपर डाला मैंने एक अविलंब, ये खींच दिया। अब मैंने इस पर आपतित की ये किरण, प्रकाश की किरण, ये रही आपकी, अरे तेरी गिरे, सही से हो जाओ। अब मैंने इस पर आपतित किया कि एक प्रकाश की किरण, ऐसे लिख लेते हैं। चलो इसको साफ ही कर दो यार, है ना। ये रहा परावर्तक पृष्ठ, और इस पर आपतित की मैंने क्या, एक प्रकाश किरण, ऐसे ही डाल देता है ना। आपको वैसे बनानी जैसे मैं बना रहा था, क्योंकि मेरी सीधी नहीं आ रही, इसलिए मैंने बना दिया। ये रही, है ना। तो ये ऐसी आपतित हुई ना, ऐसी आई, तो इसको बोला जाएगा आपतित किरण। ये कौन सी किरण है आपकी? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, है ना। और यह किरण टकरा कर वापस लौट जाती है। किससे टकरा कर? परावर्तक पृष्ठ से। जितने डिग्री पर यह टकरानी है उतने ही डिग्री पर यह वापस लौट जाती है, तो यह वापस लौट गई, है ना। और ये जो वापस लौटी हुई किरण है, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, वर्तित किरण, ठीक है, अच्छी बात है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, ये क्या है आपका? अभिलंब है, नॉर्मल जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में, अभिलंब, है ना। तो मैंने क्या बोला? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, ए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाता है? आपतन कोण, है ना। परावर्तित किरण, ये रही आपकी परावर्तित किरण, और ये रहा आपका अभिलंब। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण, आर, है ना। आर क्या है आपका? परावर्तन कोण। आई क्या है आपका? आपतन कोण। अब इसने क्या पूछा है कि प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है, मैंने आपतित कर दी है, एवं यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होता है। अब कैसे होता है पहले तो ये समझो। चूंकि ये जो पूरा है, ये कितना एंगल होता है आपका? ये पूरा कितना होता है? 180। मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। मैं यदि इसकी बात करूँ, किसकी? केवल और केवल इसकी, तो ये कितना है होगा आपका? 90 डिग्री। ये भी कितना होगा आपका? इधर की बात करूं तो ये भी होगा आपका 90 डिग्री। यदि मैं इस 90 डिग्री को डिवाइड करूं
तो ये आपका 45 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इसको भी डिवाइड करूँ तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। अब उसने पूछा क्या है, तो किरण का आपतन कोण होता है। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर, है कि नहीं। लेकिन इसने पूछा है तो किरण का आपतन कोण होता है, आपतन कोण कितना है आपका 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका सी। अब देखो 10वां क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है। कुचालक पूछा है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो पाए, फ्री इलेक्ट्रॉन चले ना पाए, वो होता है कुचालक। या फिर जिसमें करंट उत्पन्न ना हो, जिसमें आप धारा को उत्पन्न नहीं कर सकते, वो होता है आपका कुचालक। लकड़ी आपका बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए, है ना। लकड़ी से आपको करंट लगता नहीं, लेकिन इन ऑप्शन में कौन सा कुचालक है उसने तो ये पूछा। देखो नल का पानी शुद्ध पानी नहीं होता है, शुद्ध पानी नहीं होता है ना। अब कैसा होता है, एसिड होता है कि बेस होता है ना। तो शुद्ध नहीं होता, मैं तो इतना जानता, एसिड होता कि बेस होता। बाकी बात करें, नल के पानी में आपको करंट लग जाएगा, है ना, सीधी सीधी बात है। लवणीय पानी, जैसे पानी में आपने क्या घोल दिया, नमक घोल दिया, तो वो हो जाएगा आपका लवणीय पानी। कौन सा, लवणीय पानी। और इस नमक में आयन होते हैं, नमक क्या कहलाता है आपका NaCl। एक किस में टूट जाएगा आपका, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो इसमें आयन तो होते हैं और आयन के फ्लो से करंट उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा ना, ये भी होगा। एल्कोहल, एल्कोहल भी एक आपका कुचालक ही नहीं। एल्कोहल में जब आप करंट लगाओगे तो आपको लग जाएगा, टच करना। लेकिन आशुद्ध जल क्या है, डिस्टिल्ड वाटर क्या है। चूँकि मैं आपको बता दूं मैंने कैसे समझा इस ऑप्शन को। मेरे को इतना मालूम था कि इस आशुद्ध जल का pH याद था मेरे को, और pH कितना होता है इसका 7। जब किसी भी वस्तु के पदार्थ का pH 7 होता है तो वो कैसा होता है, उदासीन होता है ना, उदासीन होता है। अर्थात उसमें कोई आयन नहीं होते। जब आयन का फ्लो नहीं होगा तो क्या करंट उत्पन्न होगी, नहीं होगी। तो अशुद्ध जल आपका कैसा होता है, कुचालक होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध जल। 11वां क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सी एक GM कोष्टक में लिखा है ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। क्योंकि GM का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना। अभी कैसा है मैं नहीं समझा, आप भी नहीं समझे। अभी ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। देखो होता क्या है कि फसल को जीन में, उसके जीन को चेंज कर दिया जाता है तो उसके गुण चेंज हो जाते हैं, उसके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, उसके व्यवहार चेंज हो जाते हैं। अब गुण चेंज हो जाएंगे, आपके यदि जीन को चेंज कर दिया जाए तो आपके व्यवहार ही चेंज हो जाएंगे। वैसे फसल के जीन को यदि चेंज ही कर दिया जाए तो उसके व्यवहार चेंज हो जाएंगे, उनके स्वाद अलग हो जाएंगे, है ना, उनके गुण अलग हो जाएंगे, शायद उसमें कीट ज़्यादा लगे ना लगे, है ना। कुल मिलाकर उनका परिवर्तन बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है उनमें। लेकिन उसने पूछा है फसल नहीं है, ऐसी कौन सी फसल है। तो वो बीटा कपास आपका है ना, ये BT कपास लिखा है इधर पर, वो एक GM फसल है। इसमें इसके जीन को चेंज किया जाता है। टमाटर, फ्लावर, स्वर, ये भी आपका GM फसल है। और गोल्डन राइस भी आपका GM फसल है, क्योंकि इनके जीन्स को चेंज करके इनको बनाया जाता है, जब इनके जीन्स को चेंज किया जाता है। लेकिन बासमती चावल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसके जीन को चेंज नहीं किया जाता, एज इट इज होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और क्या बोला है इसने, तथा 20 न्यूट्रॉन भी हैं। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन भी दे दिए, कितने आपके 20 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब इसने अगला क्या दिया, तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन, आर्गन Ar जिसका सिंबल है। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 18 हैं। और इसमें न्यूट्रॉन कितने दिए हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन दिए हैं कितने आपके 22, है ना। तो उनके बीच में समानता क्या है,
कॉमन क्या है उनके बीच में? देखो मैं समानता बताता हूँ आपको। देखो किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं आपके प्रोटॉन होते हैं। इतना तो आप प्रॉपर्टी जानिए तत्व की, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन सेम हो ये जरूरी नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं कैल्शियम में? 20 हैं, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसमें? 20 ही होंगे। यदि मैं इसकी बात करूं ऑर्गन की, ऑर्गन में प्रोटॉन कितने हैं? 18 हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 18 ही होंगे। यदि मैं दोनों के नाभिक को बनाऊं तो वो कैसा हो गया? दोनों के परमाणु को बनाऊं मैं, तो मैं बना देता हूं वो कैसा होता है। ये कैल्शियम का है, तो इसका ये सेंटर हो गया, नाभिक हो गया। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पहली कक्षा में, सॉरी बाहरी बोलाया। दूसरी कक्षा में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 8 2 10 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब तीसरी कक्षा में कितने आएंगे आपके? अगेन 8 आएंगे। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। अगेन 8 आ गए, तो 8 8 दूनी 16 और 2 कितने हो गए? 18। चूँकि 20 होता है तो 20 को फिल करना है। चौथी कक्षा में आएंगे आपके 18। चूँकि बचे कितने हैं आपके? टोटल 2 बचे हुए हैं, तो 2 आ जाएंगे आपकी बाहरी कक्षा में। चूँकि बाहरी कक्षा को ही क्या बोला जाता है? संयोजी कक्षा, बैलेंस सेल। ठीक है, 2 हैं। अब मैं इसके परमाणु को बनाऊँ ऑर्गन के, तो ये कैसा बनेगा? चलो इधर पर ही बना देते हैं, कलर चेंज कर लो, है ना। देखो ये है इसका नाभिक, है ना, और इसकी पहली कक्षा है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 आ गए। परमाणु क्रमांक ध्यान में रखना कितना है? 18। तीसरी कक्षा में भी कितने आते हैं आपके? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 तीसरी कक्षा में आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 8 दूनी 16 और 2 18, है ना। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 8, और इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 2, है ना। और बाहरी कक्षा को ही क्या बोला जाता है? संयोजी कक्षा बोला जाता है। ये बाहरी कक्षा क्या कहलाती है मेरे भाई? संयोजी कक्षा, बैलेंस सेल, संयोजी कक्षा, है ना। ये इसकी संयोजी कक्षा हो गई। अब दोनों में कॉमन क्या पूछा है? इसमें इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितने दिए हैं? 20, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 20। और प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं आपके? नाभिक में होते हैं। 20 प्रोटॉन है। कितने हैं? 20। इधर पर लिख देता हूं मैं 20 इधर, है ना। और न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं? 20 न्यूट्रॉन है। इनकी संख्या भी कितनी है? 20। अब आर्गन की बात करें तो आर्गन में प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं आपके? 18, है ना। कलर चेंज कर दूं इसका। 18 दिए हुए हैं आपके प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 22। नाभिक क्या कहलाता है आपका? परमाणु द्रव्यमान। अब यदि मैं परमाणु द्रव्यमान की बात करूं तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? Z बराबर P + N। P क्या है आपके? प्रोटॉन। N क्या है आपके? न्यूट्रॉन। अब देखो मेरे को परमाणु द्रव्यमान निकालना है किसका? कैल्शियम का। तो कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 20 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 20 है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 40। अब मैं ऑर्गन का निकालूं तो ऑर्गन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपकी? 18 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी? 22 है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा? 40 आएगा, है ना। परमाणु द्रव्यमान इसका भी 40 है, परमाणु द्रव्यमान इसका भी 40 है। तो आपको समानता तो पता चल गई। ये क्या है? समभारक हैं दोनों, है ना। जिनका भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हों। दोनों क्या है? समभारक हैं। अब देखो ऑप्शन को कैसे गलत करना है। द्रव्यमान क्रमांक क्या समान है? नहीं है। परमाणु द्रव्यमान समान है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या समान है? बिल्कुल नहीं है। इसमें 2 हैं, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हैं। ये भी गलत, ये भी गलत। परमाणु क्रमांक क्या दोनों के सेम है? बिल्कुल नहीं है, है ना। इसका 18 है, इसका 20 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान दोनों के बराबर हैं। ठीक है ना। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? सुदूर संवेदन का निम्न अर्थ होता है ना। रिमोट सेंसिंग जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। टीवी रिमोट का उपयोग करना, दूर से सूचना एकत्रित करना, आसपास से सूचना एकत्रित करना, और दूरस्थ स्थानों को जाना। अब एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि सुदूर संवेदन वर्क कैसे करता है। जैसे दूर की जानकारियों को इकट्ठा करना है, जैसे सूरज के तापमान को आपने ज्ञात करना है,
तो क्या आप सूरज को छूने जाओगे? किसका टेम्परेचर कितना है ना? आपको सूरज और अपने बीच की दूरी ज्ञात करना है या पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो क्या आप उसको नापोगे रस्सी ले जाके, है ना? ये दूर की जानकारियाँ हैं और इसको एकत्रित या इकट्ठा किसके द्वारा किया जाता है? रिमोट सेंसिंग के द्वारा, है ना? जो आपके यंत्र होते हैं उसमें सेंसर लगा दिया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? रिमोट सेंसिंग। तो ये दूर की जानकारियों को एकत्रित करता है। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा? दूर की सूचनाओं को या जानकारियों को एकत्रित करना, बी नंबर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पूछा है इसने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को पहचानिए। मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका क्या कहलाती हैं। यदि प्रोकैरियोटिक की बात की जाए और यूकैरियोटिक की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं आपकी सिंगल सेल। मैंने बोला था आपको सिंगल सेल, जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कितनी कोशिका से? एक कोशिका से, वो कहलाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक जीव। ये आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, है ना? अब जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वो कहलाते हैं आपके यूकैरियोटिक जीव, है ना? लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आप एक कोशिका को देख सकते हो, तो आंसर होगा ना, नहीं देख सकते आप। लेकिन जो बहुत सारी कोशिकाओं के समूह हैं उनको आप देख सकते हो, है ना? तो वो क्या कहलाएंगे? आपके यूकैरियोटिक जीव। जैसे मैं, आप, जितने भी जीव जंतु आप देखते हो वो सभी क्या है? यूकैरियोटिक, है ना? क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। और मैंने आपको इसके एग्जाम्पल बताए हुए हैं कई बार, है ना? इसका एग्जाम्पल है नीलहरित शैवाल, युगलीना, पैरामीशियम, है ना? जीवाणु सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये आपका नीलहरित शैवाल है, जो कैसा होता है? आपका एक कोशिकीय जीव होता है, अर्थात कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? कोशिकांग का अर्थ समझे पहले तो क्या है ना? ये रहा आपका सेल, कोशिका, है ना? कोशिका के बीच में होता है आपका केंद्रक, और कोशिका और केंद्रक के बीच में, या फिर कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में भरा होता है कोशिका द्रव्य, और इस केंद्रक के अंदर भरा होता है केंद्रक द्रव्य, है ना? ये मैं आपको बता चुका कई बार। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इस कोशिका द्रव्य में क्या उपस्थित होते हैं, तो कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पर उपस्थित होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हो, गोल्जी काय, है ना? राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी इसमें उपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल, तारकाय उपस्थित होते हैं इसके अंदर। लेकिन उसने क्या पूछा कि 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से किस में राइबोसोम जुड़ा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जुड़े होते हैं, जो कि किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है चिकनी ईआर, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और एक होता है खुरदरी ईआर। अब चूंकि यह खुरदरी क्यों है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर लगे होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह हो जाती है खुरदरी, और चूंकि यह खुरदरी किसका निर्माण करती है? तो यह प्रोटीन का निर्माण करती है, क्योंकि राइबोसोम का काम ही क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या बनाया गया है? प्रोटीन बनाएगा। तो किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। चल गया ना आंसर मालूम? किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? आंसर क्या होगा? अंतःप्रद्रव्य जालिका या अंतराद्रव्य जालिका, है ना? आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चन को। जय हिंद, धन्यवाद।